भावना जी के 4 बेटे और एक बेटी हैं। आज भावना जी के चारों बेटों की शादी हो गई और घर की चौखट पर भावना जी अपनी बहू बेटों की आरती उतार रही हैं। मानना पड़ेगा बहन जी, बहू तो बहुत लायक की ढूंढी है तुमने। एकदम चांद जैसी बहू लाई हो, दूध सफेद और खूबसूरत। बहू की तारीफ सुनकर सास बहुत खुश होती है। तभी पास में खड़ी काजल को देखकर भावना का मुंह बन जाता है। अरे ओ कलूटी, यहाँ क्या कर रही है? मेरी बहुओं पर तेरी परछाई पड़ जाएगी तो वो भी काली हो जाएंगी। समझ नहीं आता, जा यहाँ से। माँ, मैं तो बस भाभी का वेलकम करना चाहती थी। अरे रहने दो ना भाग्यवान, क्यों बेटी को ऐसे डांट लगाती हो? क्यों ना डांट लगाऊं? अपनी काली सूरत से सबका मूड खराब कर देती है, और वैसे भी शुभ काम में काली चीजें अच्छी नहीं होती। चौखट पर खड़ी चारों बहुएं सास की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं कि क्यों भावना जी अपनी सगी बेटी को ही खरी खोटी सुना रही हैं, लेकिन नई होने के कारण कुछ कह नहीं पाती। वहीं भावना अपनी बहुओं की आरती उतार कर उनको घर के अंदर लाती है। भाभी चलो, मैं आप लोगों को आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। काजल को उसकी भाभियों से बात करते देख भावना, कितनी बार कहा है मेरी दूध जैसी सफेद बहुओं से दूर रहना, तुझे बात समझ नहीं आती? जा यहाँ से। अभी रसोई में शादी के खाने के जूठे बर्तन फैले, उन्हें समेट। बहू चलो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर भावना जी सारी बहुओं को उनके कमरे में छोड़ देती है। वहीं काजल अकेले रात 3 बजे तक जागकर पूरी रसोई समेटती है और सारे बर्तन धोती है कमरे में। अजी, माँ जी काजल के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? क्या ननद जी अडॉप्टेड हैं या ये उनकी सौतेली माँ है? नहीं नहीं रीमा, कैसी बात करती हो? काजल हमारी सगी बहन है, लेकिन घर में सब गोरे हैं और वो सांवली है, इसलिए माँ उसे पसंद नहीं करती। अपनी ही औलाद से कौन इतनी नफरत करता है? ऐसे ही चारों बहुएं ये सोच के परेशान थी कि उनकी सास नंद के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती है। अगली सुबह जब सारी बहुएं अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने किचन में जाती हैं, जहां काजल ने पहले ही चाय नाश्ता बना दिया था। अरे ननद जी, आपने इतनी सुबह चाय नाश्ता बना भी दिया? हम है ना, आपने क्यों किया? कोई नहीं भाभी, ये तो मेरा रोज का काम है। चलो मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देते हैं। चारों भाभियां नंद का बनाया नाश्ता उठाकर टेबल पर रखने जाती हैं कि तभी सास वहां आ जाती है। अरे बहुओं, तुम क्यों काम करी हो? काजल कहाँ गई? तभी काजल वहां आती है। माँ, मैं अभी कर रही हूँ। हाँ, आ गई भाभियां, अब तो तेरे पर लग गए। बेटी, मेरे घर में काम चोरी नहीं चलेगी। काजल चुपचाप माँ की खरी खोटी सुनकर नाश्ता परोसने लगती है। सब नाश्ता करके अपने काम में लग जाते हैं। वहीं सास, बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो बढ़िया से मन लगाकर खाना बनाना। ठीक है माँ जी। चारों बहुएं रसोई में खाना बनाने जाती हैं। वहीं काजल भी रसोई में भाभियों की मदद करने जाती है कि तभी भावना जी उस पर भड़क जाती हैं। अरे ओ कलूटी, कितनी बार मना करूं कि मेरी बहुओं से दूर रहा कर। तेरी काली परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मेरी दूध सी बहू पर। भावना चारों बहुओं के सामने जैसे काजल को सुनाती है, उसे बहुत बुरा लगता है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ ने बचपन से मुझे प्यार नहीं किया, हमेशा सुनाती रही, लेकिन आज भाभी के सामने भी मेरी इज्जत नहीं रखी। कभी कभी तो लगता है कि मेरी सौतेली माँ है। काजल रोते और खुद से बात करते हुए कुछ पुरानी बातें सोचने लगती है। हॉस्पिटल के कमरे में भावना और जीवन के चारों बेटे खड़े थे। हॉस्पिटल के कमरे के एक वार्ड में भावना बिस्तर पर लेटी थी और पालने से नर्स एक नवजात बच्ची उठाकर भावना को देती है। मुबारक हो, बेटी हुई है आपको। बेटी के नाम से भावना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही बेटी का चेहरा देखती है, उसकी खुशी गम में बदल जाती है। मेरे सारे बेटे गोरे हैं, मैं गोरी हूँ, मेरा पति गोरा है। ये काली कलूटी बेटी कहाँ से दे दी भगवान आपने? अरे वाह मम्मी, हमारे घर तो काली परी आई है। ये हमारी छोटी बहन काली परी है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम खुश नजर नहीं आ रही? इतनी काली बच्ची देखकर मैं खुश होंगी? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है भगवान ने 5वां बच्चा ना दिया होता तभी ठीक था। काजल ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे पर नॉक होता है। ननद जी, आप ठीक हो? हाँ भाभी, आओ, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वरना माँ फिर से मुझे डांटेंगी। सॉरी अगर हमारी वजह से आपको माँ ने डांटा तो, लेकिन ऐसा ना कहिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जैसे माँ आपसे बात करती हैं। चलो खाना बन गया है, खा लो। काजल भाभियों के नम्र बर्ताव से हल्का मुस्कुरा देती है और सभी के साथ खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। काजल, घर में और कोई काम नहीं है बेटा? यहाँ बैठने को किसने कहा? माँ, वो क्या? तेरी भाभियां काम करे और तू ऐसे बैठकर खाए, अच्छा लगता है? बहू तुम बैठो, खाना बनाकर थक गई होगी, ये काजल परोस देगी। जिसके बाद बहुओं के लाख कहने पर भी सास नहीं मानती और बहुएं सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं और काजल सबको खाना परोसती है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है बहू। वाह, ये दाल मखनी तो कमाल की बनी है।
ये राजमा चावल भी कुछ कम नहीं है। मेरी बहुओं ने बनाया है ना, इसीलिए। सभी बहुओं के बनाए खाने की खूब तारीफ करते हैं और उन्हें पहली रसोई का नेक देते हैं। सभी खाने के बाद उठकर चले जाते हैं और जब बहुएं बर्तन बटोरने लगती हैं तो बहू तुम क्यों कर रही हो ये सब? काजल कर देगी। अरे ओ कजरी, कहाँ है? जल्दी आ और ये बर्तन बटोर। माँ भूख लगी है, सुबह नाश्ता किया था ना, कितना भी खा ले कम ही रहता है। एक तो ये काली, और अगर खा खा कर मोटी हो जाए तो और शादी के लिए आफत। काजल को माँ की बातों से बहुत दुख पहुंचता है। वहीं सारी बहुएं सास के सख्त स्वभाव के कारण कुछ कर नहीं पाती। काजल बिना खाए काम में लग जाती है। ऐसी दिन बीतते हैं। भावना जी का बिहेवियर उनकी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण बहुओं को काजल के लिए बहुत बुरा लगता था। एक दिन बड़ी भाभी कविता तैयार हो रही होती है, तभी काजल उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ ननद जी? कुछ नहीं भाभी, आपके प्रेस किए हुए कपड़े देने आई थी, ये लो। थैंक यू, लेकिन क्या जरूरत थी ये करने की? मैं खुद कर लेती। भाभी ये तो मेरा काम है। काजल इतना कहकर तैयार हो रही कविता को देखने लगती है और बेड पर पड़े उसके मेकअप को छूकर देखने लगती है। ननद जी, आपको जो पसंद हो आप ले सकती हो इसमें से। नहीं भाभी, मैं नहीं ले सकती, ये आपका है ना। कविता काजल को जबरन अपना मेकअप बॉक्स पकड़ा देती है और जब काजल वहां से जाने लगती है, भावना काजल के हाथ में मेकअप बॉक्स देखकर भड़क जाती है। मेरी बहुओं का मेकअप छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई कलूटी? अरे इस कोयले जैसे चेहरे पर तू कितना भी मेकअप लाली लिपस्टिक लगा ले, काली ही रहेगी। ला यहाँ बहू का मेकअप बॉक्स। भावना काजल से मेकअप बॉक्स छीन लेती है और कविता को वापस कर देती है। ये तो मैंने अपने मन से दिया था काजल को, माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद कविता अपनी बाकी देवरानी जिठानी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। पता नहीं माँ जी को काजल दीदी से इतनी दिक्कत क्यों है, वो बेचारी कितनी सीधी और शांत है। यार मुझे ना अच्छा नहीं लगा, माँ जी ने काजल से मेकअप का बॉक्स जब वापस ले लिया। चले देने। हाँ दीदी चलो। चारों देवरानी नंद के कमरे में जाती हैं, जहाँ काजल अभी भी रो रही थी। अब फिर से मुझे माँ से डांट खिलाने आई हो आप लोग? प्लीज जाओ यहाँ से, वरना माँ देख लेंगी तो डांटेंगी। ननद जी आप हमसे गुस्सा मत हो, माँ जी आपके साथ जैसा व्यवहार करती है हमें अच्छा नहीं लगता। इतनी हमदर्दी मत दिखाओ भाभी, रहने दो। हम तुम्हारे लिए ये मेकअप बॉक्स लेकर आए थे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस जाओ यहाँ से। काजल भाभियों से मेकअप बॉक्स लेने से मना कर देती है, लेकिन कविता फिर भी वो मेकअप बॉक्स वहीं रखकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन घर का सारा काम हो गया, बस पोछा लगा देती हूँ फिर आराम करूंगी। रीमा जैसे ही पोछा लगाने जाती है, सास देख लेती है। अरे कजरी कहाँ मर गई, जल्दी आ। क्या हुआ मम्मी? मम्मी की बच्ची, तेरी भाभी यहाँ घर में पोछा लगा रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? चल जल्दी से पोछा लगा। नहीं माँ जी रहने दो, मैं लगा लूंगी। ऐसे कैसे तू पोछा लगाएगी? इतनी गोरी चिट्टी है, घर की धूल मिट्टी से स्किन टैन हो जाती है, ये कल्लू कर लेगी। ऐसे भी काली चमड़ी पर धूप धूल मिट्टी कुछ भी असर नहीं करता। चल जल्दी पोछा लगा। अब काजल पूरे घर में पोछा लगाने लगती है। उसके बाद छत पर जाकर पूरी छत धोती है। जब से भाभी आई है माँ ने तो और भी ज्यादा जीना हराम कर दिया है। अरे माँ मुझे प्यार नहीं करती ठीक है, लेकिन भाभी के सामने डांटती है तो अच्छा नहीं लगता। सारी भाभियाँ जानबूझकर अच्छा बनने की एक्टिंग करती है बस। माँ के कारण काजल के मन में भाभियों के लिए थोड़ी बहुत नफरत पैदा होने लगी थी। वहीं चारों भाभियां अपनी नंद को समझने की कोशिश कर रही थी। चारों काजल के बारे में बहुत सोचती हैं, लेकिन काजल वो तो उन्हें बुरा मान बैठी थी। एक दिन पड़ोसन कमला घर आती है। अरे ओ भावना बहन कहाँ हो? आओ आओ कमला, कैसे आना हुआ? थोड़ी चीनी चाहिए थी। अरे ओ कल्लो कहाँ मर गई, जल्दी आ, तेरी भावना काकी को चीनी दे दे। तभी तान्या बाहर आती है। लाओ माँ जी मैं दे देती हूँ चीनी, काजल सोई हुई है। तान्या पड़ोसनों को चीनी लाकर देती है। फिर पड़ोसन वहां से चली जाती है। वहीं काजल सो रही है। ये सुनकर भावना जी का दिमाग और गर्म हो जाता है। अभी बताती हूँ इस लड़की को, दिन में सो रही है और भाभियाँ किचन में पसीना बहा रही। अगर मेरी बहुओं के गोरे रंग को कुछ हुआ तो इसकी चमड़ी निकाल लूंगी। इतना कहकर भावना काजल के कमरे में जाती है और उस पर एक बाल्टी पानी डाल देती है। ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। माँ 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 की बच्ची, वहाँ तेरी भाभी रसोई में लगी है और तू है कि यहाँ चैन की नींद सो रही है। जा जाकर काम कर। काजल जल्दी से उठकर रसोई में जाती है और सारा काम निपटाने लगती है। क्या हुआ नाना जी, आप ऐसे भागकर क्यों आ रही हैं? आप लोग जाओ यहाँ से, मैं सब कर लूंगी। काजल चारों भाभियों को रसोई से बाहर जाने को कह देती है और सारा काम खुद ही करती है। ऐसे दिन बीतते हैं और काजल दिन पर दिन और उदास और अकेली होती जाती है। एक दिन जब चेतना मशीन में कपड़े लगाने जा रही थी। भाभी आप रहने दो, मैं लगा दूंगी। मैं कर लूंगी काजल, तुम परेशान मत हो। मुझे डांट खिलवाना चाहती हो आप? नहीं तो जाओ यहाँ से।
फिर काजल सारे कपड़े मशीन में धुलने डाल देती है और अपने कपड़े हाथ से धोने लगती है। तुम हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो? मशीन में डाल दो, लाओ मैं डाल देती हूँ। इसके कपड़े कितने गंदे रहते पता है, धुलने से हाथ से, वरना मिर्च मसाले और धूल मिट्टी के दाग हमारे कपड़ों में भी लग जाएंगे। ये सुनकर चारों बहुएं शॉक हो जाती हैं। आखिर कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ इतना भेदभाव कैसे कर सकती थी। वहीं शाम में जब चारों बहुओं के पति आते हैं तो बहुएं उनसे बात करती हैं। अजी माँ जी काजल से इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? क्या ये अडॉप्टेड है? नहीं, काजल हमारी सगी बहन है, लेकिन माँ बचपन से ही उसे पसंद नहीं करती। हम केयर भी करते उसकी, तो माँ हमसे कहती उसे दूर रखो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बहू के कमरे में माँ जी रोज ननद जी को इतनी बातें सुनाती है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं ये सब। माँ ने काजल को कभी प्यार नहीं किया, न उसके पसंद का कुछ दिलाया। माँ ननद जी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं करती, अब हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी सारी बहुएं अपने पति से बात करती हैं और सभी का यही कहना था कि हम हेल्पलेस हैं, हम काजल और माँ के बीच में नहीं बोल सकते। वहीं अगले दिन जब चारों बहुएं साथ में बैठी होती हैं, मुझे लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा ताकि सब ठीक हो। माँ जी जैसा बर्ताव काजल के साथ करती हैं, इससे काजल अंदर से टूट रही है। क्यों ना हम ननद जी की पसंद नापसंद पता करें, जो उन्हें अच्छा लगे वो करते हैं। शॉपिंग ले चलते हैं उन्हें, मूवी और डिनर भी। वो बाहर जाएंगी तो अच्छा भी लगेगा। माँ जी तो उन्हें कहीं आने जाने भी नहीं देती। इतना कहकर सारी बहुएं प्लान बना दिया और एक दिन, बहू मैं सत्संग में जा रही हूँ, शाम में आऊंगी और उस कल्लो पर थोड़ी नजर रखना। इतना भी परेशान मत किया करो काजल को, तुम्हारी ही बेटी है वो भी। आप तो चुप ही रहो। प्रेगनेंसी में नारियल पानी दिए होते तो इतनी कलूटी लड़की ना होती। मुझे उसके रंग से ही नफरत है। इतना कहकर भावना वहां से चली जाती है। वहीं जब ससुर जी भी बाहर टहलने चले जाते हैं, चारों भाभियां अपनी नंद के कमरे में जाती हैं। अब किस काम से आई हो आप यहाँ? या आज भी मुझे डांट खिलानी है? नहीं, आज हम किसी और पर्पज से आए हैं। जिसके बाद चारों बहुएं अपनी नंद को रीमा के कमरे में ले जाती हैं और उसके हेयर में मास्क लगाकर छोड़ देती हैं। कुछ टाइम बाद एक बड़ी सी वॉश बेसिन पर उसका हेयर वॉश करती हैं, जिसके बाद रीमा काजल का क्लीन अप करती है और चेतना और तान्या काजल का मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं। भाभी आप लोग ये सब रहने तो कोई फायदा नहीं है। मैं काली तो काली ही रहूंगी। एक बार खुद को आईने में देखो तब पता चलेगा। काजल जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है, रंग तो उसका पहले जैसा ही था, लेकिन वो पहले से सुंदर लग रही थी। ये मैं हूँ? ऐसा लग ही नहीं रहा। अभी तो बहुत कुछ बदलना बाकी है। हाँ देखती जाओ। इससे पहले कि बाकी बहुएं कुछ कहें, भावना जी वहां आ जाती हैं। ये यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ जी, हम तो काजल को यहाँ अपना कमरा ठीक करवाने के लिए लाए थे। काजल जल्दी से मेरा कमरा साफ कर दो और फिर कबर्ड भी साफ करना है। अब सही है, मेरी गोरी चिट्टी बहुओं को थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। काजल तेरी वजह से बता रही हूँ। भावना वहां से चली जाती है। भाभी मुझे लगा आप लोग मेरा बुरा चाहती हैं। सॉरी, आप चारों तो बहुत अच्छी हैं। तुम चिंता मत करो, हम है ना, सब सही होगा। अब चारों भाभियां अपनी नंद को गले से लगा लेती हैं। अब जब भी भावना जी कमरे में होती या किसी काम में बिजी होती तो चारों बहुएं चोरी छुपे काजल की मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन जब सास अपने मायके गई थी। आज तो पूरा दिन फ्री हैं। क्यों, कहीं जाना है क्या? हमारी प्यारी ननद को शॉपिंग कराने। फिर रीमा और बाकी बहुएं काजल को शॉपिंग पर ले जाती हैं और उसे अच्छी अच्छी कुर्तियां और सूट दिलाती हैं। वाह, ये कुर्ती कितनी अच्छी है, देखो तो काजल, तुम पर बहुत जचेगी। भाभी ऑलरेडी इतने सारे कपड़े ले लिए, और लेकर क्या करोगी? पहनोगी और क्या करोगी? ले लो। चलो चलो, अभी सैंडल्स भी लेनी है। फिर चारों बहुएं काजल को सैंडल शॉप पर ले जाती हैं और उसकी अच्छी सी जूती और हील्स दिलाती हैं। ये देखकर काजल रुआंसी हो जाती है। तुम रो क्यों रही हो काजल? कभी मम्मी पापा ने भी मेरे लिए इतना नहीं किया जितना आप लोग मेरे लिए करते हो। मुझे मान दे रही हो। तुम भी तो इतनी प्यारी हो, कैसे हम तुम्हारे लिए कुछ ना करें? चारों भाभियां काजल का खूब ख्याल रखती हैं। चारों काजल को शॉपिंग कराती हैं और उसे ढेर सारे स्किन केयर प्रोडक्ट भी दिलाती हैं। चलो अब शाम हो गई है, माँ जी के आने का समय हो गया, हम भी घर चलते हैं। चारों जल्दी जल्दी घर आती हैं। तब तक भावना घर आ चुकी थी। कहाँ गई थी तुम चारों काजल को लेकर? वो माँ जी, हम काजल को लेकर राशन का सामान लेने गए थे। ये ऐसी लायक है। काजल जा आप चाय बना ला। बहू ऐसे ही इससे काम निकलवाया करो, इसे सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, मैं रसोई में सामान रखाती हूँ। खुद जैसी हो वैसी ही बहुओं को भी बना दो। वहीं तान्या रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। सारी बहुएं अब जितना हो सके सास की चोरी से काम करती और काजल को रिलैक्स रहने देती।
जिससे अब काजल का रंग तो नहीं बदला था, लेकिन उसकी गड़न पहले से अच्छी हो गई थी। सांवली होने के बावजूद वो अट्रैक्टिव लगने लगी थी। काजल, माँ जी कमरे में सो रही हैं, तुम फेस पर ये मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाकर आराम करो, इससे स्किन अच्छी रहेगी। कविता काजल को पैक देकर चली जाती है और काजल पैक लगाकर आराम कर ही रही होती है कि तभी वहां भावना आ जाती है। वहाँ भाभियां घर का काम कर रही हैं और ये महारानी मजे से फेस पैक लगाकर सोई है। अरे ओ कल्लो, कितना भी कुछ लगा ले, तेरा ये काला रंग धुल नहीं जाएगा, जैसी है वैसी रहेगी, ऐश्वर्या राय नहीं बन जाएगी। इस तरह भावना एक बार फिर काजल को बहुत सुनाती है। अब तो तेरी शादी करा देना ही बेहतर है, बड़े पर निकल रहे हैं, और ये जो आए दिन नए नए कपड़े पहन रही है कहाँ से आ रहे हैं? तब तक चारों बहुएं वहां आ चुकी थी। माँ जी, ये कपड़े हम चारों की शादी के पहले के हैं, तो मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा हम काजल को दे देंगे तो ये पहन लेगी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी इसे नए कपड़े पहनकर करना ही क्या है। फिर भावना वहां से चली जाती है। भाभियां कितना भी काजल के लिए कुछ अच्छा सोचें, सास हमेशा पानी फेरने के लिए बैठी थी। एक दिन, अजी ये लो मीठा खाओ। ये किस खुशी में? आज मेरी टेंशन दूर हो गई। हमेशा आपको और मुझे टेंशन रहती थी ना कि काजल को कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा, कौन उससे शादी करेगा। हाँ तो क्या हुआ? वो पड़ोसन राशि है ना, उसके बुआ के बेटे का बेटा है, अच्छा घर खानदान, इकलौता लड़का है। राशि बता रही थी कि वो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं, अच्छी संस्कारी और गुणी लड़की की तलाश है। आपको तो पता है हमारी काजल कितनी गुड़ी है, तो मैंने रिश्ते की बात कर दी। उन्हें फोटो में काजल पसंद आई है, वो बस मिलकर बात करना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये। माँ जी काजल के लिए इतना अच्छा सोच सकती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी। माँ इतनी भी बुरी नहीं है। सभी बात कर रहे थे कि तभी वहां भावना आती है। मेरी बेटी है, मैं उसका बुरा सोच भी नहीं सकती। हाँ मैं सख्त हूँ ताकि बच्ची गलत राह पर ना जाए। चलो अब कल लड़के वाले आने वाले हैं तो तैयारियों में लग जाओ। रिश्ते के नाम से काजल भी खुश थी। अब मायके में परेशान नहीं होना पड़ेगा। घर में लड़के वालों के आने के नाम से तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अगले दिन काजल जल्दी उठकर लड़के वालों के लिए नाश्ता और खाना भी तैयार करती है और कुछ समय बाद लड़के वाले घर आते हैं। एक नौकरानी जैसी दिखने वाली औरत और एक आधा गंजा आदमी, साथ में एक लड़का था जिसने मैले कपड़े पहने थे और बिखरे बाल थे। माँ जी ये कौन है? अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये घर सभी लोगों का है, भिखारियों का नहीं। भीख चाहिए तो बाहर से मांगना होता है। तभी सास दौड़कर वहां आती है। हटो बहू, ये क्या कर रही हो? ये हमारे होने वाले समधी समधन है। नमस्ते जी, आइए आइए। भावना सभी को घर में लाकर बिठाती है। ये कैसे लोगों को घर बुलाया है माँ? पागल हो गई है तेरी माँ। भावना तीनों को घर में बुलाती है और काजल को चाय नाश्ता लाने के लिए कहती है। काजल चुपचाप सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और लड़के वालों की शक्ल देखकर ही उदास हो जाती है। कैसी बेटी है तुम्हारी, नमस्ते भी नहीं किया। अरे तुम्हारी काली है बेटी, लेकिन चल जाएगी, काम काज तो कर लेती है ना, इतना काफी है। देखो भाई, आप उनके माता नहीं है, पहले बता दे रहा है, तो आप उनसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तेरी बेटे को ले जाकर कमा कर खिलाऊंगा या ख्वाहिश पूरी करूंगा, बिल्कुल नहीं। अरे अरे आप लोग उसकी चिंता ना करो, मेरी बेटी सब कर लेगी, अकेले ही काफी है वो। ये माँ जी का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही है ये? आप लोग कुछ कहेंगे या मैं कहूँ? तभी सौरभ पांडु का कॉलर पकड़ लेता है। न जाने कहां के भिखारी पकड़ लाई हो मां आप। अब तक जो हुआ हमने बर्दाश्त किया, आपने काजल के साथ जो भी बर्ताव किया, लेकिन हम अब एक नहीं सुनेंगे आपकी। जिसके बाद चारों बेटे और बहुएं घर आए लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अपन देख लेगा तेरे को, आइंदा यहां आया ना तो तेरी हड्डियां चूर चूर करके भेजूंगा। वहीं सबके जाने के बाद मैंने कभी आपसे ये उम्मीद नहीं की थी माँ जी कि आप काजल से इतनी नफरत करती हैं कि आप उसको नरक में भेजने को तैयार हो गई। सब मेरी गलती है, मैंने कभी भावना के आगे कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, उसी का नतीजा है ये सब। लेकिन अब और नहीं, अब हम काजल के लिए रिश्ता देखेंगे और काजल को अब किसी चीज से डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जाओ जाओ, बड़े आए इन कलमुही की वकालत करने। मैं अभी तो देखूं कौन पूछेगा इस काली को, न रंग है न सूरत, नौकरी तो मिलने से रही से, कौन बनाएगा इसे घर की बहू। भावना जी के मन में जो आ रहा था वो बोली जा रही थी। तभी जीवन भावना को एक जोरदार चांटा मारते हैं। जैसे भी है वो हमारी बेटी है, तुम्हें उल्टा बोलने का हक नहीं है। उस दिन के बाद भावना से घर वालों ने बात करना ही बंद कर दिया। वहीं सारी बहुएं और बेटे मिलकर भावना के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। फिर एक दिन कविता बहू को उसके भाई का फोन आता है। क्या बात है रजत, आज इतने दिनों बाद तूने फोन किया। कभी अपनी दीदी की याद तो आती नहीं होगी? आती है दीदी, बहुत याद आती है, लेकिन काम रहता है, क्या करूं, इसलिए नहीं फोन कर पाता। आज संडे था तो सोचा बात कर लूं। मस्का मारना बंद कर, क्या काम है वो बता। वो दीदी, मुझे माँ ने बताया कि आप लोग काजल के लिए रिश्ता देख रहे हो। हाँ क्यों?
मुझे काजल बहुत पसंद है। जब मैंने आपकी शादी में उसे देखा था तब से। आर यू श्योर? तुझे उसके रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि कल को अगर तूने कहा कि मेरी ननद ऐसी है वैसी है तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं दीदी, मैं तो बस यही कहूंगा कि आपकी नंद देवी है, अब करवा दो शादी। रजत की बात सुनकर कविता हंस पड़ती है। मैं बात करती हूँ घर पर। जिसके बाद फोन कट जाता है और कविता अपने पति और बाकी घर वालों को सारी बात बताती है। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। हमारी काजल को अच्छा लड़का मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। जिसके बाद कविता के परिवार वाले काजल को देखने आते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 हफ्ते के बाद की शादी की डेट निकलती है। भाभी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों के आने से मेरे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी। मुझे तो लगता था कि आप मेरी दुश्मन हो। अब बीती बातों को भूल जाओ और शादी की तैयारी करो ननद जी। चलो अब शॉपिंग करते, शादी को ज्यादा दिन नहीं बचे अब। जिसके बाद सभी शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं, जहां बहुएं काजल के लिए सुंदर सुंदर साड़ियां लेती हैं और मेकअप का सामान। यह देखकर काजल पुरानी यादों में खो जाती है। 10 साल की काजल आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी वहां भावना आ जाती है। अरे ओ कलमुही, ये लाली लिपस्टिक लगाने से बहुत सुंदर नहीं हो जाएगी तू? दे मेरी लिपस्टिक और जा फ्रिज में बोतल भरकर लगा। कहाँ खो गई हो ननद जी? चलो अभी और शॉपिंग करनी है। चारों भाभी काजल को शादी की शॉपिंग करवाती हैं और घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रीमा काजल के लिए मेहंदी की एक सुंदर सी ड्रेस तैयार करती हैं और कविता काजल की हल्दी के लिए 3 पीस लेकर आती है और चारों भाई मिलकर अपनी बहन को एक सुंदर सा शादी का लहंगा दिलाते हैं। काजल की मेहंदी के दिन चारों भाभी उसे अच्छे से तैयार करती हैं और उसके हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नाच गाना करती हैं। वहीं शाम में हल्दी के समय सभी काजल को हल्दी लगाते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। अगले दिन शादी थी। रात भर जागकर सभी गाना बजाना करते हैं और काजल के ससुराल जाने वाले सामान को पैक करते हैं। शादी के दिन शाम में चारों बहुएं काजल को मैरून लहंगा पहनाकर उसे चूड़ा पहनाती हैं और उसका अच्छे से मेकअप करती हैं। आज काजल बहुत सुंदर लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में सजी काजल किसी रानी जैसी लग रही थी। उसका काला रंग उसके दुल्हन के रूप को कहीं पीछे छोड़ रहा था। मेरी ननद को किसी की नजर ना लगे। अब मैं काजल तुम्हें ननद बोलूं या भाभी? चारों बहुएं हंसी ठिठोली करते हुए काजल को मंडप में ले जाती हैं, जहां काजल और रजत की शादी होती है। भावना सब कुछ दूर खड़ी देख रही थी, लेकिन वो काजल की शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं होती। तुमसे निर्दयी माँ मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? वहीं पास खड़ी पड़ोसन। अरे देखो, काली बेटी का ब्याह हो रहा है और माँ को फिक्र ही नहीं। सभी तरह तरह की बातें बना रहे थे। आप लोगों को हर जगह पंचायत ही रहती है क्या? खाना खाने आई हो, खाना खाकर दफा हो जाओ। मेरी होने वाली भाभी और ननद के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ काजल की शादी हो जाती है और विदाई का समय आ जाता है। भाभी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इतना सोचती हो मेरे बारे में। थैंक यू भाभी। चारों भाभी नंद की विदाई पर रुआंसी हो जाती हैं। काजल फूट फूट कर रो रही थी और अपनी भाभियों के गले लग जाती है। जिसके बाद काजल अपने भाइयों और पापा के गले लगकर मिलती है और फिर कार में बैठकर विदा हो जाती है। काजल पास खड़ी माँ की तरफ एक दफा देखती तक नहीं है। ये सब देखकर भावना जी का मन भर आता है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना पराया बना दिया था कि काजल ने विदा होते हुए एक बार अपनी माँ से गले लगना भी जरूरी नहीं समझा। आज भावना जी मन ही मन अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज अगर बेटी को बेटी माना होता तो इतनी नफरत ना करती काजल आपसे। और अब उसकी माँ हमेशा उसके साथ ससुराल उसे मिलने भी जाया करती है।